वन नेशन वन इलेक्शन आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है। ठीक है। क्यों ये रेलेवेंट है, क्या इसके प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या इसके डायमेंशन है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, फेडरल हो, डेमोक्रेटिक हो। ठीक है, उन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आज आपका डे 13 ऑफ लर्न एवरीडे में। हम रिवीजन कर रहे हैं यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। तो आज का टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। अच्छा, इससे पहले मेरी इलेक्शन कमीशन की वीडियो जरूर देख लीजिएगा और इलेक्शन कमीशन के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट कोरिलेट आज के टॉपिक से हो रहा है। तो उसी को पहले देखते हैं। अनु बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, जिससे एक 3 मेंबर कमेटी बनी है। आप सभी को पता है आर्टिकल 324 में कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट होंगे। ठीक है, वो साइलेंट है। अपॉइंटमेंट्स सोनली एग्जीक्यूटिव से किए जाते थे, और वैसे उसमें लिखा है कि भाई प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, बट प्रेसिडेंट किसके मतलब कहने पर काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन? पीएम। तो बेसिकली पीएम और his aides, if it's a coalition government, were deciding who the next chief election commissioner or the election commissioners will be। इसी चीज को चैलेंज किया गया कि भैया इंडिपेंडेंस तो है ही नहीं, जब उनका अपॉइंटमेंट ही एग्जीक्यूटिव के हाथ में है, तो वो उसी एग्जीक्यूटिव का जब इलेक्शन होगा उसमें कैसे वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। तो जो कमेटी बनाने की बात करी गई, वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में 3 मेंबर कमेटी बनाई। एक जिसमें होंगे 3 मेंबर्स में से एक पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड सीजेआई। अब एक्ट आया, एक्ट में सीजेआई को हटा दिया, एक अलग मेंबर जोड़ दिया जिसको पीएम अपॉइंट करेंगे। तो अगेन 2:1 हो गया। इस चीज को समझते चलिएगा, इसको बैकड्रॉप में लेके चलिएगा अभी जब वन नेशन वन इलेक्शन डिस्कस करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है भैया? साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो जाएंगे लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के। सिंगल इलेक्टोरल साइकिल चलेगी पूरे देश में। और ये कोई नई चीज नहीं है। जब देश आजाद हुआ था भाई, स्टेट्स भी नए थे, यूनियन भी नया था, सबके साथ में ही इलेक्शन होते थे 1967 तक। फिर भाई कोई स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो गई, यूनियन ये लोकसभा डिसॉल्व हो गई बीच में। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस आ गया या कुछ हुआ, कोलिशन नहीं चला, जिस भी वजह से, तो ये आगे पीछे सब हो गए, वरना सब साथ में ही होते थे। अभी न्यूज में क्यों है भाई? देखो, बार बार इलेक्शंस होते हैं, उनसे गवर्नेंस डिस्टर्ब होता है। ठीक है, पार्टीज हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहती हैं, डेवलपमेंट मोड में कभी आ ही नहीं पाती हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से पॉलिसीज कि भाई अभी इलेक्शन आ रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, आपने सुना होगा आचार संहिता लग गई है, तो फिर से डिले। मैंने इस के बारे में पिछली वीडियो में बात करी। राइजिंग कॉस्ट ऑफ रिपीटेड इलेक्शन, बार बार अलग अलग कराने की बजाय अगर आप इकट्ठा कराएंगे तो जो टैक्स पेयर्स मनी है, हमारा पैसा, ठीक है, वो कम खर्च होगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, अनाउंसमेंट जब होता है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस कर दिए, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। आप कोई नए पॉलिसी डिसीजन उस टाइम नहीं ला सकते, आप कोई मेजर वेलफेयर स्कीम नहीं ला सकते। ठीक है, यू कैन नॉट डू दीज थिंग्स टू वू द पब्लिक इन योर फेवर। और कोई ट्रांसफर आप उस टाइम पे नहीं कर सकते, है ना? पता चले कि आप उस टाइम पे रैपिड ट्रांसफर कर रहे हैं, वो चीज किसी भी कोई भी सिंगल ट्रांसफर नहीं हो सकता। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में है। ठीक। प्रिवेंट मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी। ठीक है, डिक्टेटर ना बन जाए, ऑफिशियल मशीनरी का इस्तेमाल करके आप वो ना करें पब्लिक को। ठीक है, उनको लुभाने के लिए स्कीम्स उस टाइम पे, उस टाइम के जो मुद्दे हैं उनको ना आप इस तरीके से करें, क्योंकि वो तो एक सीरियस डिसएडवांटेज हो जाएगा उनके प्रति जो पावर में नहीं है। चलिए, अब वन नेशन वन इलेक्शन की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि भाई प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, अच्छा, ये 14th प्रेसिडेंट थे भैया जी, इन चीजों को भी याद रखना। ठीक है, हम मुर्मू जी से पहले थे। ठीक है, 2022 तक प्रेसिडेंट रामनाथ फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी 14th प्रेसिडेंट थे। इनकी एक कमेटी बनाई गई, एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरपर्सन थे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। अच्छा, फॉर्मर लॉयर भी हैं, हालांकि मतलब शायद इस वजह से इनको इस चीज का बनाया गया हो, हालांकि इट्स मेजरली बिकॉज ही वाज द प्रेसिडेंट।
तो इनको टास्क दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और लॉजिस्टिकल फिजिबिलिटी देखने के लिए कि वन नेशन वन इलेक्शन आज के टाइम में कराना कैसा रहेगा, इसके सारे जो पैरामीटर्स हैं वो क्या रहेंगे, और एक रोड मैप इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सजेस्ट करने के लिए। तो इनके ऑब्जर्वेशन आप देख लीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन से इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो खर्चा हो रहा है इतना ज्यादा वो कम होगा। गवर्नेंस का जो डिसरप्शन होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसलिए मैं बार बार आपको फिर से दिखाया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये एक बड़ा मुद्दा है कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, फिर अभी डिले करो पॉलिसीज, अभी नहीं लागू कर सकते, अभी जब इलेक्शन हो जाए उसके बाद कर पाएंगे। तो वो चीज जो डिसरप्शन है वो एक फ्लो में चलता रहेगा 5 साल, 5 साल कोई डिसरप्शन नहीं होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे इसके लिए, आगे देखेंगे इन चीजों। इसके लिए एक ब्रॉड पॉलिटिकल और स्टेट कंसेंसस चाहिए। आप इसको मतलब लाठी की जोर पे नहीं करा सकते, ठीक है। आपको स्टेट्स को साथ लेके चलना पड़ेगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर चलना पड़ेगा। कमिटी ने क्या स्टेप दिया कि ये एंटी डेमोक्रेटिक नहीं है जैसा कि अपोजिशन कह रहा है, ठीक है, ये तो पहले भी होता था, तो इसे दोबारा लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको फेडरलिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, इसको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अच्छा, रिकमेंडेशन उनकी क्या है, जो ये आपका था ना सजेस्ट रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटेशन, उनकी ये रिकमेंडेशन है कि फेजेस में किया जाए, एक टाइम में स्विच करके ना कर दिया जाए, इसको फेज बाय फेज किया जाए। और सेफ गार्ड्स फॉर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन, क्योंकि आप भाई लोकसभा के हिसाब से कराएंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो आपको बाकी स्टेट असेंबलीज को जिनका टर्म उस टाइम तक पूरा नहीं हुआ है उनको डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सेफली उस चीज को सेफगार्ड्स रखें, ठीक है। और जो प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन होता है, ठीक है, अगर स्टेट असेंबली बाई प्रीमेच्योर पहले ही 5 साल होने से पहले ही वो डिसॉल्व हो गई कोई स्टेट, तो फिर आप कैसे रखेंगे, क्या आप पंचायत की तरह रखेंगे कि जो अब दोबारा इलेक्शन होगा वो उसी टाइम पीरियड के लिए होगा, ताकि फिर से वो 5 ईयर साइकिल बनी रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स जो इन्वॉल्व हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आर्टिकल्स अभी आए, अभी आगे हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तब भी ये आर्टिकल्स आएंगे। जब जब जो जो चीजें आती रहे, चाहे यहाँ पे इकोनॉमी या हिस्ट्री का कुछ कनेक्शन आता रहे, उसको पढ़ते रहो। दिस इज रिवीजन, जहां जैसे कोई लिंक आया पढ़ लिया, बेसिक स्ट्रक्चर जैसे दोबारा आया बेसिक स्ट्रक्चर दोबारा से एक बार पढ़ लिया, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने केसेस थे उन केसेस को एक बार दोहरा लिया। इस तरीके से आप रिवीजन करेंगे, आपको चीजें याद रहेंगी। तो आर्टिकल 33 लोकसभा टेन्योर के बारे में है, वो आर्टिकल इन्वॉल्व है। 85 डिसोल्यूशन पावर्स जो है, ठीक है। आर्टिकल 172 174 स्टेट असेंबलीज के बारे में, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, इस पर तो कल पूरी वीडियो बन ही चुकी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने की क्यों जरूरत है, कि भाई जो स्टेट असेंबलीज के फिक्स टर्म्स है ना, उनको बीच में आप डिसॉल्व कर रहे हो, है ना, या तो आप ये डिसॉल्व करो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वहां फेल हो गई है इस बारे में है, ठीक है, या आप कि भाई नो कॉन्फिडेंस आ गया है, अच्छा भला चल रहा है वो, आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है। तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट लाना पड़ेगा कि भाई नहीं, हम इसके लिए डिसॉल्व कर सकते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए डिसॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपको लाना पड़ेगा। अर्ली डिसोल्यूशन आप लाओगे तो सिंक्रोनाइजेशन मतलब अगर बिगड़ जाएगा, अगर पहले डिसॉल्व हो गई तो उस चीज के लिए आपको अमेंडमेंट लाना पड़ेगा कि भाई फिर जो दोबारा इलेक्शन होंगे वो उसी टाइम पीरियड के लिए होंगे, मान लीजिए 2 साल बचे हैं तो 2 साल के लिए होंगे, ठीक है। स्टेट इलेक्शन में हुआ 5 साल के लिए और 3 साल बाद सरकार गिर गई, दोबारा फ्रेश इलेक्शंस कराने पड़े, तो वो अगले 2 साल के लिए ही होंगे, वरना सिंक्रोनाइजेशन फिर से बिगड़ जाएगी। मतलब शुरू से वही चल रहा था, 67 था, 67 से वो चीजें बदली, वो इसलिए बदली। फेडरल बैलेंस मस्ट बी प्रिजर्व्ड, जो फेडरल कैरेक्टर हमने मेंटेन किया है, ठीक है, और इसको फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट बनाया गया है, तो इस चीज को प्रिजर्व करना जरूरी है। अब आर्ग्यूमेंट्स इसके फेवर में क्या है, अभी आप देख चुके हैं भाई, रिड्यूस्ड इलेक्शन एक्सपेंडिचर, प्रेसिडेंट की रिपोर्ट में भी यही था। गवर्नेंस स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंटिन्यूटी, ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से पॉलिसीज डिले नहीं होंगी, बेसिकली यही है, यही लेस फ्रीक्वेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिसरप्शंस। अगेंस्ट में क्या है भाई,
डाइल्यूशन ऑफ फेडरल ऑटोनॉमी। ठीक है, आप उनको डाइल्यूट कर रहे हैं, सबके इलेक्शन साथ में करा रहे हैं, तो उनपे असर पड़ सकता है। असर कैसे पड़ सकता है? जो नेशनल इश्यूज हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे। अच्छा, एक इनफॉर्मल एक चीज, भाई यूनियन लेवल पे कोई ज्यादा मजबूत लीडर है, ठीक है, जैसे इंदिरा, एक टाइम पे इंदिरा जी थी, आज के टाइम पे मोदी जी हैं, ठीक है, मजबूती की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट। उनकी लहर चलती है ना, जैसे राजीव गांधी जी की भी चलती थी, है ना, एक लहर चलती है कि भाई इतने सारे सीट्स वो ले जाते हैं, कि मोदी लहर आप अक्सर न्यूज में सुनते हो। तो क्या स्टेट इलेक्शंस उस वजह से अफेक्ट नहीं होंगे? क्योंकि नॉर्मली अभी के टाइम में कई जगह ऐसा देखा गया कि जब यूनियन के लिए इलेक्शन होते हैं, तो वही लोग एक पार्टी को वोट देते हैं, स्टेट के लिए होते हैं तो दूसरे को देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में उस टाइम अलग अलग चीजें रहती हैं। पर क्या ये साथ में कराने से किसी एक का डोमिनेंस ज्यादा नहीं हो जाएगा? ये भी एक कंसर्न है। वोटर चॉइस में भी कंस्ट्रेंट, ठीक है, वोटर एक ही मतलब एक ही जगह सिकुड़ के रह जाएगा, नेशनल पार्टीज को इससे बेनिफिट हो जाएगा। नेशनल इश्यूज में ओवरशैडो लोकल वंस, लोकल इश्यूज कहीं दबे रह जाएंगे। ये भी एक कंसर्न है कि भाई हमारे स्टेट से रिलेटेड इश्यूज, जो लोकल इश्यूज हैं, वो नेशनल इश्यूज इतने भारी हो जाएंगे कि ये नीचे दब जाएंगे, क्योंकि साथ साथ ही आप इलेक्शंस करा रहे हो, ठीक है, तो अलग अलग उनको टाइम ही नहीं मिलेगा लोकल इश्यूज को उठने का। तो ये एक मेजर कंसर्न है, थर्ड, इसको जरूर याद रखिएगा। अब फेडरलिज्म पे क्या असर पड़ेगा भाई? इनके इंडिपेंडेंट मैंडेट्स होते हैं, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का इनको डर है, ठीक है, यूनिफॉर्म साइकिल वर्सेस रीजनल डाइवर्सिटी, इस चीज का उनको एक कंसर्न है कि एक यूनिफॉर्मिटी की वजह से आप जो स्टेट्स के अलग, वही अगेन द थर्ड पॉइंट, लोकल मुद्दे हमारे चले जाएंगे, तो लोकल मुद्दों से आपके इनडायरेक्टली फेडरलिज्म पे खतरा बन सकता है। डेमोक्रेटिक कंसेंसस अकाउंटेबिलिटी वर्सेस वी फ्रीक्वेंट इलेक्शंस, प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन आप करे दे रहे हैं जबरदस्ती, वो तो भाई डेमोक्रेटिकली चुन के आए हैं। रिप्रेजेंटेशन वर्सेस एफिशिएंसी, इस चीज को भी आप देखते हुए चलेंगे कि भाई आप ऐसा तो नहीं कि उस चक्कर में आप कई बार, क्योंकि आप डिसॉल्व करेंगे ना, एक बार इम्प्लीमेंट करने के लिए उस आपको स्टेट असेंबलीज को डिसॉल्व करना पड़ेगा। वो तो सर चुन के आए हैं, वो तो हो सकता है अच्छा काम कर रहे हो, जनता को पसंद भी आ रहा हो, आपने उनको डिसॉल्व कर दिया, आपने उनकी पॉलिसी साइकिल को ब्रेक कर दिया। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी, क्या ये डेमोक्रेसी पे असर नहीं डालेंगे? क्या रिवर्स असर नहीं डालेंगे? अब लॉ कमीशन और जुडिशरी का क्या व्यू है? नो बाइंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, ब्रॉड पॉलिटिकल कंसेंसस रिक्वायर्ड, वही कोविंद जी वाला, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल। वे फॉरवर्ड अगेन फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, ये याद रखिएगा भैया, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने, क्योंकि इतना इजी सवाल यूपीएससी शायद ही पूछे, ठीक है, पूछ भी सकता है, लेकिन उस रिपोर्ट को जरूर याद रखिएगा, इसलिए मैंने उसका पूरा एक अलग बनाया, ठीक है, उस चीज को अलग से ध्यान रखिएगा, चाहिए चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने से भी उस चीज को सर्च करके जरूर पढ़िएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड कंसेंसस विद स्टेट्स एंड पार्टीज। अब कंक्लूजन क्या है भाई? वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग तो है ही, कि आप एक बांध रहे हैं ना उससे, है तो सब इंडिपेंडेंटली आप इलेक्शंस कराने के लिए प्रोविजन बनाया गया था, है ना, साथ में होते थे क्योंकि वो साथ में शुरू हुए थे, लेकिन फिर अलग अलग ब्रेक हुए तो अलग अलग होने लग गए, अलग अलग उनके मुद्दे उठने लग गए, है ना, मेजरली हर स्टेट के अपने अलग मुद्दे उठते हैं, जो मैंने अभी बताया कि जब नेशनल इलेक्शंस की बात आती है तो अलग पार्टी को वोट जाता है, जब अपने स्टेट इलेक्शंस की बात आती है तो अलग पार्टी को वोट जाता है ना, एक अलग चेहरा होता है, एक ही चेहरे के सारे सारे इलेक्शंस नहीं होते हैं, वो चीज भी है। और ये सिर्फ एक इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल रिफॉर्म है, एक पॉलिटिकल रिफॉर्म है, एक फेडरल रिफॉर्म है, ठीक है, तो इसके लिए एक कॉशियस और कंसेंसस ड्रिवन अप्रोच चाहिए, ठीक है, आप देखते ही हैं कितना पैसा इसमें जाता है। और मशीनरी अगर आप देखें, क्योंकि स्पेशली जो सरकारी स्कूल में अगर पढ़े हैं या पढ़ाए हैं वो तो बेचारे खुद भुगते होंगे, उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है ना, जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपना काम छोड़ के, उनकी इलेक्शन ड्यूटी लगी होती है, वो उसमें काम कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट का काम तो रुकता ही है।
और आपकी इवन जो फोर्सेस हैं उनको भी डिप्लॉय किया जाता है कि भाई इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, सेंट्रल रिजर्व जो पुलिस फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो ये भी एक बार बार उनका डिप्लॉयमेंट इस चीज के लिए करना, बार बार पैसा खर्च करना, बार बार काम का रुकना, उसके लिए एक पॉजिटिव भी है। पर अगर ये ठीक तरीके से कॉशियसली और सबका साथ लेकर, है ना, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस चीज के साथ की जाए तभी ये इम्प्लीमेंटेबल है। तो आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। लर्न एवरी डे।